हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और एडवर्स ड्रग रिएक्शन को बहुत अच्छे से खत्म किया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी हम लोग ड्रग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देखेंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होने के बाद हम लोग धीरे धीरे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो अभी हम लोग समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो कैसे काम करता है, तो उसका अलग अलग मैकेनिज्म दिया है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, कैसे काम करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, या फिर मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए करेगा, इनहिबिट डीएनए गायरेज, या फिर इंटरफेयर विथ डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो होता क्या है, जब हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर होता है तो होता क्या है, फिर हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर होगा वो क्या करेगा, हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या आदत है, न्यूट्रिशन को चुराने का। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जैसे आएगा, हमारे बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसको यूज़ करना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को यूज़ करेगा। प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारा जो हेल्थी सेल होगा उसको डैमेज करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसको घर चाहिए रहने के लिए, तो घर बनाने के चक्कर में क्या करता है, हमारा जो सेल्स है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो पूरे सेल्स होंगे उसको डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ना हो, ये जो पैथोलॉजिकल चेंजेस दिख रहा है ये सब ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं, जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, वायरस को, जो भी रहेगा, प्रोटोजोआ को जाके डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये अपना काम कैसे करता है, तो जरा देखते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं ये क्या है, बैक्टीरिया का एक सेल है। क्या है, बैक्टीरिया का एक सेल है। ठीक है, तो जो काम हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारे बॉडी के एक सेल के अंदर होता है, वही काम ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसके अंदर भी होता है। इसके पास भी सेल वॉल है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास भी डीएनए है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके डीएनए में से भी क्या होता है, आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये सब चीज इसके अंदर होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो इसी सब चीज को टारगेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। सपोज कर लेते हैं हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया का क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूं, बैक्टीरिया क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, कैसे बना होता है, तो ये लोग का पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उससे ये लोग का सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के एक सब्सटेंस से बना होता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सब किससे बना होता है, लिपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, फिर अंदर क्या होता है इसके, तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए से इसका भी क्या होगा, आरएनए बनेगा। ठीक है, और ये जो आरएनए ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन है सेल वॉल का सिंथेसिस करेगा, या फिर सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करेगा, या फिर इस सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा उसके लिए ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें कोई चीज का फॉर्मेशन करना है, या फिर सेल्स को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड का सिंथेसिस है, ये सब कहां से होता है, आरएनए उसको रेगुलेट करता है। तो इसमें भी जो प्रोटीन बनेगा वो दो टाइप का प्रोटीन बनेगा, एक फंक्शनल बनेगा और एक स्ट्रक्चरल बनेगा। जो फंक्शनल प्रोटीन होगा इसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एंजाइम्स के रूप में काम करने वाला है। और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा वो जो इसका सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसको बनाने का काम करेगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारा एंटीबायोटिक कैसे काम करता है। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया, क्यों क्या करता है, सेल वॉल का सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है, हमारा जो एंटीबायोटिक है वो क्या करेगा, जैसे हम एंटीबायोटिक देंगे, ये एंटीबायोटिक क्या करेंगे, हम लोग ओरल रूट से देंगे या फिर आईवी रूट से देंगे। तो ओरल रूट या फिर आईवी रूट से जैसे ही देंगे तो क्या करेगा, हमारे बॉडी में एंटर होगा, फिर पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, एक एक हम जो सेल है वहां पे पहुंचेगा, हमारे सेल के पास भी आएगा, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे ब्लड में है या फिर पर्टिकुलर साइट पे लोकेटेड है, या फिर कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे जाके लोकेटेड है, तो वहां पे वो क्या जाएगा, हमारा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, और वहां पे पहुंचने के बाद सपोज कर लेते हैं ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ये पूरा सेल जो है
एक ब्लड वेसल्स के अंदर है, तो यहाँ पे से भी एंटीबायोटिक आ जाएगा, यहाँ से भी एंटीबायोटिक आ जाएगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये जाके इस सेल वॉल में अटैच हो जाएगा। क्या होगा, इस सेल वॉल को अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अटैच होगा और क्या करेगा, अटैच होने के बाद क्या करेगा, इसके अंदर पोर्स डेवलप कर देगा। क्या करेगा, पोर्स डेवलप कर देगा। तो पोर्स डेवलप करने की वजह से क्या होता है, पोर्स अगर डेवलप कर दिया, ठीक है, यहां पे अगर पोर्स डेवलप कर दिया तो क्या होगा, इसके अंदर पूरा इसको ड्रिल कर देगा। सपोज कर लो अभी एक ऐसा सेल वॉल है बैक्टीरिया का, उसके अंदर सब जगह से ड्रिल कर दिया, तो ड्रिल करने से क्या होगा, तो ड्रिल करने से जो बैक्टीरिया के अंदर का जो भी प्लाज्मा है, बैक्टीरिया के अंदर का जो भी प्लाज्मा है, जो भी फ्लूइड है, वो क्या होगा, धीरे धीरे यहां से लीक होके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से लीक होके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये जो प्लाज्मा अंदर है वो अगर वो बाहर आना स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा फ्लूइड अगर बाहर आ गया तो क्या होगा, अंदर का ये मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा क्या, नहीं होगा। मतलब अभी हमारे ही बॉडी में अगर हमारे बॉडी से पूरा फ्लूइड अगर निकाल दिया जाए तो हमारा जो एंजाइम्स है वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। कैसे काम करेगा, उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए। ठीक उसी तरह अगर इसका साइटोप्लाज्म किसी तरह से बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें ड्रिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। साइटोप्लाज्म अगर बाहर आ गया तो इसका अंदर का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा क्या, नहीं होगा। मगर साइटोप्लाज्म बाहर क्यों आएगा, अगर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो भी, अगर ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा एज कंपेयर टू बाहर का जो बाहर हमारा जो प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे अगर ये कम होगा तो क्या होगा, यहां से सब्सटेंस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बात समझो, बैक्टीरिया का जो सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन अगर वो ज्यादा होगा और हमारा जो प्लाज्मा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो यहां से पूरा का पूरा फ्लूइड अंदर भरेगा और अंदर चले जाएगा इसी पोर से, और अंदर जाने के बाद क्या करेगा, ऐसे फूकते जाएगा फूकते जाएगा फूकते जाएगा और क्या होगा, बस्ट हो जाएगा। फिर बैक्टीरिया का अलग अलग टुकड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो मैकेनिज्म बताया, अगर बैक्टीरिया का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हुआ तो पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या होगा, लीक होकर सीधा बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर बैक्टीरिया का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा सब्सटेंस अंदर भरते जाएगा, पानी अंदर भरते जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को और स्ट्रेच करेगा और बाद में क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है या फिर पूरा फ्लूइड बाहर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का जो सेल है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का कौन कौन सा एंटीबायोटिक काम करता है, तो इसमें पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन हो गया, तो ये सब जो ग्रुप का एंटीबायोटिक है वो काम करते हैं। इसमें वो लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब एकदम किल कर देते हैं। ठीक है, ओके। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, ये एरो दिखाया, मतलब क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया गया तो क्या होगा, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन अंदर का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर रहा है। अगर उसको इनहिबिट कर दिया गया तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ये दोनों स्टॉप हो जाएगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, धीरे धीरे मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करता है देख लेते हैं हम लोग। अभी जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए का एक स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है, जैसे कि मालूम है हम लोग को राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, ये सब जो ड्रग होती है क्या करते हैं, राइबोसोम्स को जाके बाइंड कर लेते हैं। प्रोटीन बनता कैसे मालूम होगा आपको, जो एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एक राइबोसोम्स ऊपर से रहेगा, एक नीचे से रहेगा, और इसको रीड करते जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन का स्टैंड ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का ऐसे ऐसे चैन बनते जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से प्रोटीन बनता है। तो ये जो राइबोसोम्स है, हमारा जो एंटीबायोटिक है वो आके इसको क्या करता है, बाइंड कर लेता है। आके क्या करेगा, इसको बाइंड कर लेगा। अगर इसको बाइंड कर लेगा तो अच्छे से इसको रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस जो हो रहा है वो अच्छे से नहीं होगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को लोग इनहिबिट कर देते हैं। फिर देखते हैं हम लोग मिस रीडिंग ऑफ mRNA। अभी ये जो डीएनए से mRNA बनता है, फिर ये जो आरएनए का जो मैसेंजर आरएनए होता है, अगर उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाया, मतलब mRNA में लिखा होता है कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, कहाँ पे लोकेट उसका लोकेशन होगा, ये सब चीज किस में लिखा है, mRNA में लिखा है। जो इसको रीड करता है mRNA को, कौन रीड करता है इसको, राइबोसोमल आरएनए रीड करता है, ठीक है, राइबोसोम्स रीड करते हैं। अब ये राइबोसोम्स को अच्छे से बाइंड कर लिया गया, या फिर अच्छे से इसको जो रीडिंग है उसमें अगर कोई रुकावट आ गया, ठीक है, यानी कि जैसे अगर इसको रीड कर रहा है, तो अगर कोई हमारा एंटीबायोटिक आके इसको बाइंड कर लिया mRNA को, तो mRNA को अगर बाइंड कर लिया, तो mRNA को अगर प्रॉपर रीड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, मिस रीडिंग, मतलब अगर एक दो स्टेप अगर उसमें से छूट जाता है तो क्या होगा, प्रोटीन का प्रॉपर फॉर्मेशन होगा नहीं। अगर प्रोटीन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटीन क्या करता है, स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, ठीक है, पहला बात। दूसरा, फंक्शन, मतलब जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है। तो ये दोनों होगा क्या, नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिशन देखा, प्रोटीन के सिंथेसिस का इनिबिशन देखा, मिस रीडिंग ऑफ mRNA ये देखा। फिर क्या है, डीएनए गायरेज जो होता है उसका इनिबिशन देखते हैं। अभी ये जो डीएनए गायरेज होता है, ये सब क्या होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है, ठीक है। अगर डीएनए गायरेज का इनिबिशन हो गया तो क्या हो जाएगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा क्या, एक डीएनए से डॉटर डीएनए जो बनता था बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर डीएनए का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाया तो सेल का ग्रोथ होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया नहीं बन सकता है। बात सही है कि नहीं, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जब तक डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा, उसमें जब तक न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, जब तक सेल का डिवीजन नहीं होगा, तब तक बनेगा क्या दूसरा बैक्टीरिया, नहीं बनेगा। तो ये सबके लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, डीएनए का डिवीजन होना चाहिए, मतलब डीएनए का डॉटर डीएनए बनना चाहिए। तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा, अगर डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर दिया गया तो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है किससे होता है, डीएनए का सिंथेसिस नाइट्रोजन बेस पेयर से होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर सब अटैच होकर क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। बात सही है कि नहीं। तो ये सब नाइट्रोजन बेस पेयर धीरे धीरे अटैच होते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अगर इसको इनहिबिट कर दिया गया तो डीएनए का सिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा। अगर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, डीएनए नया डीएनए नहीं बनेगा, नया डीएनए नहीं बना तो एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया नहीं बन सकता है, पहला बात। दूसरा, ये जो डीएनए है अगर उसका दूसरा कॉपी अगर नहीं बना तो वो जो सेल है धीरे धीरे जब इसका पूरा ये वाला डीएनए अगर डैमेज हो जाएगा तो दूसरा डीएनए रहना चाहिए ना काम करने के लिए उसकी जगह पे, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, आगे का ये सब प्रोसेस होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बेसिस पे कैसे काम करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बात समझ में आ गया क्या, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना मतलब ये जो सेल वॉल, ये जो प्रोटीन सिक्रीट होगा इस सेल वॉल को बनाएगा, तो सेल वॉल सिंथेसिस को अगर इनहिबिट कर देगा तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पोर्स डेवलप हो जाते हैं। और पोर्स डेवलप होने की वजह से क्या होता है, फ्लूइड या तो अंदर आके ज्यादा भर जाएगा या फिर अंदर का फ्लूइड बाहर चले जाएगा, ठीक है। मगर मोस्टली बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, फ्लूइड अंदर आके भर जाता है। फंगल के केस में क्या होता है कि जो भी अंदर का फ्लूइड रहता है वो बाहर चले जाता है, ठीक है। ये सब बात हम लोग एक एक एंटीबायोटिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग खाली एक जनरल कंसिडरेशन देख रहे हैं, मतलब एकदम जनरल देख रहे हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस को अगर इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन बोलेगा तो क्या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्ट लेता है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मिस रीडिंग ऑफ mRNA, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज का अगर इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस किससे होता है, नाइट्रोजन बेस से होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नाइट्रोजन बेस नहीं रहेगा तो डीएनए बनेगा क्या, नहीं। तो यार नाइट्रोजन बेस को लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना चालू करते हैं। नाइट्रोजन बेस जिससे बनता है, एडेनाइन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, तो ये सबको अगर इनहिबिट कर दिया गया तो नाइट्रोजन जो डीएनए है उसका फॉर्मेशन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है।